बाबा नीम करोली को यूं ही नहीं कहा जाता है हनुमान जी का अवतार। जी हाँ साथियों, यूं तो बाबा नीम करोली महाराज से जुड़े अनेक अलौकिक घटनाक्रम हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण उत्तरी क्षेत्र के लखनऊ के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए विजय कुमार जोशी जी से उनकी अनेकों मुलाकातें हुई और हर मुलाकात विस्मय और कौतूहल से परिपूर्ण थी। तब आज की जैसा मोबाइल और इंटरनेट का जमाना नहीं था, लेकिन बाबा जी को अपने भक्तों की पल पल की सूचना रहती थी। जोशी जी उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें बाबा जी की फोटो खींचने के साथ ही दिव्य चमत्कार की अनुभूति प्राप्त करने का दुर्लभ संयोग मिला। जोशी जी पर बाबा जी का बड़ा आशीर्वाद था। तो आइए जानते हैं बाबा जी के चमत्कारों की कहानी विजय कुमार जोशी जी की जुबानी। नीम करौली बाबा के बारे में सबसे पहले मैंने जाना 1952 में। मैं नैनीताल में था और वहाँ मुझे कुछ मेरे बुज़ुर्गों ने बताया कि एक कोई बाबा नीम करौली है जिन्होंने यहाँ नैनीताल में मंदिर बनाया है और वो वहाँ आए हुए हैं आजकल। तो मुझसे पूछा कि वहाँ चलोगे, तो वहाँ काफ़ी पैदल चलना पड़ता था, तो मैं मारे आलस के नहीं गया उनके साथ। आकर के उन्होंने कुछ चमत्कारिक बात बताई। घर से चलने के पहले उन लोगों ने ये तय किया था कि आज वहाँ भंडारे में जलेबी बंटने वाली है, तो लिहाजा खूब जलेबी खा के आएंगे। लौट के आकर उन्होंने बताया कि सारी जलेबी बाबा अकेले खा गए। तो मैंने बात को टाल दिया, तब मुझे इतनी अकल भी नहीं थी और बच्चा ही था। मैं सोचा ऐसे गप मार रहे हैं लोग मेरी तरफ से। तो खैर उसके बाद मैं भूल गया इस बात को। 1957 की बात है। मैं यूनिवर्सिटी में कॉलेज में था, वहाँ से लौट के घर आया तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि चलो अभी मेरे साथ, तुम्हारी माँ भी गई है वहाँ मेरी मौसी के घर में, वहाँ नीम करौली बाबा आए हुए। तो मुझे कुछ याद आया, हाँ वो नाम एक सुना था नैनीताल में। खैर मैं गया वहाँ पर, तो जहाँ वो बैठे थे जिस कमरे में, वहाँ एक तख्त लगा हुआ था और कमरा ठसाठस भरा हुआ था लोगों से, और कोई आंसू बहा रहा था, कोई उनके पैर छू रहा था, कोई उनसे कुछ पूछ रहा था, और वो मुस्कुरा मुस्कुरा के या तो जवाब दे रहे थे या खाली मुस्कुरा दे रहे थे। तो बाबा जो थे एक चादर लपेटे हुए थे बस। तो जैसे ही मेरी ओर को देखा उन्होंने, मैं दरवाजे पर खड़ा था, उन्होंने हाथ के इशारे से ऐसे करके मुझे बुलाया। मैं उनके पास गया, उन्हें बैठने को कहा तो मैं ज़मीन में बैठ गया। तो सब लोग उनको पैर पकड़ के उनको नमस्कार कर रहे थे, दंडवत प्रणाम कर रहे थे। मेरी आदत ये थी कि मैं अपने पिताजी और बुजुर्गों के अलावा और किसी के पैर नहीं छूता था, अनजान के मेरा मतलब। तो मैंने उनको हाथ जोड़ के नमस्कार किया। उन्होंने मुझे बैठा दिया। बैठाने के बाद मुस्कुरा के मुझे देखते रहे, मेरे सर पर हाथ फेरते रहे और फिर कहने लगे कि पढ़ता है? उनका हाँ। नहीं पढ़ता। तो दिनों में थोड़ा पढ़ाई में मन कम लगता था। और तब अचानक उन्होंने कहा मेरे पिताजी की ओर मुँह करके कि इसके 3 दोस्त हैं, एक जज का लड़का है, एक कमिश्नर का लड़का है और एक लड़का और है, उनसे दोस्ती छुड़ा दे, वो इसको पढ़ने नहीं देंगे, इसको बर्बाद कर देंगे। बाबा की बात तो वैसे सही थी, दोस्त तो मेरे थे और अच्छे नहीं थे, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि क्योंकि उन दोस्तों से मेरे पिताजी भी नाराज़ रहते थे, उनको भी नहीं पसंद थे वो लड़के, तो मुझे लगा शायद पिताजी ने उनको पहले बता दिया होगा। तो खैर फिर मुझसे बोले पढ़ाई में ध्यान लगा, विद्या से दोस्ती कर, लेकिन उनसे दोस्ती छोड़ दे। फिर बात आई गई होगी, हम चले गए। कुछ दिन के बाद उसी घर में बाबा फिर आए। घूमते रहते थे इधर उधर। तो वहाँ पर मेरे मौसा जी थे, स्वर्गीय A.D. पांडे जी, वो लेबर कमिश्नर थे उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके घर में आते थे। और उन दिनों एक
चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे, तब प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर नहीं होते थे। अभी देखिए नाम याद नहीं आ रहा, खैर वो भी वहाँ आया करते थे, या उनके घर भी ये जाते थे बाबा जी, न्यूबेरी रोड में, जहाँ पर वो यूकलिप्टस ग्रोव है, जहाँ अभी भी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर का बंगला है, वहाँ पर उस बंगले में जाते थे। तो बाबा से कई बार वहाँ दोनों घरों में मुलाकातें हुई। तो एक बार का वाक़या ये हुआ कि मैं अपने घर वालों के साथ अपनी मौसी के यहाँ गया था। मेरी माँ उस समय वहाँ नहीं गई थी, वो घर में ही रुकी थी। बाबा के पास जब पहुँचे, बैठे, अचानक वो उठे और इतनी भीड़ थी, मेरे समझ में नहीं आया कि उस भीड़ के बीच से वो निकले कैसे, और मानो भीड़ के ऊपर से उड़ के निकल गए जैसे। लंबे लंबे डग भरते हुए बाहर गए। लोगों ने कहा बाबा बाबा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? किसी को जवाब नहीं दिया, और जब तक लोग उठ के उनके पीछे भागे वो गायब हो गए थे। अब लोग गेट पर गए, गेट पर जाके गार्ड से पूछा कि भाई वो बाबा कहाँ गए? उसने कहा अभी रिक्शा करके इधर को गए हैं। तो हमने गाड़ियों में बैठे सब लोग और दौड़े उनके पीछे, कोई नजर नहीं आया, कोई रिक्शा नहीं नजर आया। उधर क्या हुआ कि घर में मेरी माँ जो थी वो ड्राइंग रूम में कुछ काम कर रही थी। वहाँ से उन्होंने देखा कि दरवाजे पर गेट के पास आके एक रिक्शा रुका और उसमें से नीम करौली बाबा उतरे और वो अंदर आए। मेरे घर वो उसके पहले कभी नहीं आए थे, न उनको कोई पता मालूम था, न उन दिनों गूगल मैप होता था। तो बाबा जी हमारे घर में आए और ड्राइंग रूम से होते हुए, काफ़ी बड़ा घर था, अंदर पहुंच गए। सबसे अंदर पूजा का कमरा था। न जाने उनको कैसे मालूम था कि ये पूजा का कमरा है। वहाँ जाके वो, मेरी मामी वहाँ बैठी हुई थी, जिनको ये बाबा आबा लोगों से नफरत थी। तो मामी को जाके कहते हैं मुझसे छिपके तो तू यहाँ आ गई, और भगवान की ओर इशारा करके बोले इससे छिपके कहाँ जाएगी। उस दिन का दिन था, वो उनकी अनन्य भक्त हो गई। खैर मैं आपको अपनी ही बातें बताऊंगा, क्योंकि दूसरों के किस्से तो बहुत हैं, लाखों हैं। मैं अपने ही कुछ बातें बताऊंगा। फिर साहब कैंची मंदिर का काम शुरू हुआ, निर्माण शुरू हुआ। तो एक केहर सिंह साहब थे चीफ सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट में। उनका बहुत बड़ा योगदान था उस मंदिर को बनवाने में, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड थी। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी थे और मेरे पिताजी भी थे। कई लोग इन्वॉल्व थे वहाँ उस लैंड को मंदिर के लिए एक्वायर करवाने में, दिलवाने में राजर से। वो मंदिर वहाँ बना। तो बाबा की एक कुटिया थी वहाँ पर, वो स्लेट की रूफ की थी और कच्चा फर्श था और अंधेरा बिल्कुल। अंदर कमरे में एक तख्त लगा रहता था और एकदम घटाटोप अंधकार रहता था। बाबा अक्सर उस कमरे में बंद हो जाया करते थे और कई कई दिन तक बंद रहते थे, ऐसा लोग कहते थे। तो हम लोग जाते रहते थे। तब ये ब्रिज वगैरह नहीं बना था मंदिर में जैसा अब है। तब तो नदी में बोल्डरों के ऊपर से कूदते फांदते जाना पड़ता था। एक बार वहाँ जब बाबा के पास गए तो बाबा ने बातों बातों में कहा, मुझसे कहा, क्योंकि मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट था, जियोलॉजी कर चुका था राधा से तब। तो बोले कि इस नदी को देखा तो उन्हें कुछ खास बात समझ में आई? मैंने कहा पहाड़ की नदी है, बोले उत्तर की दिशा में बह रही है। तो अगर आप गौर करें तो पहाड़ की सब नदियां दक्षिण की दिशा में बहती हैं। वो नदी जहाँ पर कैंची मंदिर स्थित है वो उत्तर की दिशा में बहती है और वो जाके आगे जाके कोसी में मिलती है, वहाँ से फिर दक्षिण को आती है। तो उन्होंने उसको नाम दिया उत्तर वाहिनी उस समय। तो हाँ, मुझे ताजुब हुआ। मैंने कहा यार इनकी ऐसी ऑब्जर्वेशन है और हमारे दिमाग में ये बात आई नहीं। फिर साहब चलती रही मुलाकातें, लेकिन कोई ऐसी बात मैं नहीं कहूँगा कि बाबा ने कोई चमत्कार दिखाया या कुछ किया। कभी पीठ थपथपा दी, कभी सर पर हाथ फेर दिया और कभी हाल पूछ लिया। मैं देखता था जो उनके यहाँ लोग आते थे, कोई इस टाइप के जो थोड़ा शराब वराब पीते थे अफसर लोग, तो सबके सामने भरी सभा में उनसे कहते थे तो आजकल ठुल मतलब बड़ा पैग, बड़ा कैसा चल रहा है? वो कहे नहीं महाराज नहीं। हाँ नहीं महाराज नहीं, महाराज से नहीं कह दो, किससे नहीं कहोगे।
ऐसी बातें, अंदर की बातें निकाल के बोल देते थे। तो बात है 1967 की। मैं छुट्टी पर घर आया हुआ था और मेरे पिताजी ने कहा कि हम लोग वहाँ चलें अल्मोड़ा, अपने होम टाउन। तो कहा चलिए। तो गाड़ी में ही ड्राइव करता था। हम लोग बाई रोड और लखनऊ से अल्मोड़ा पहुँचे। वापस जब लौट रहे थे तो कैंची मंदिर के कुछ किलोमीटर पहले पिताजी ने कहा कि 2 मिनट वहाँ मंदिर में भी रोक लेना, दर्शन कर लेंगे, शायद बाबा मिल जाए वहाँ। तो वहाँ पर उस समय की बात तब है जब मैं 1966 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे चुका था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया था और मैं भारत सरकार में दूसरे विभाग में नौकरी करता था। तो हम वहाँ जब कैंची मंदिर के पास पहुँचे तो एक आदमी बीच सड़क में खड़ा हुआ ट्रैफिक रोक रहा था। गाड़ी को रोका, मैंने डपट के कहा क्या है? उसने कहा आप गाड़ी किनारे लगाइए, बाबा आप लोगों को बुला रहे हैं। बड़ा ताजुब, बड़ा बाबा को कैसे मालूम हो गया? खैर साहब गाड़ी किनारे लगाई, तब वहाँ कोई होता नहीं था, भीड़ भाड़ का सवाल ही नहीं था। नीचे उतरे और कूदते फांदते हम बाबा के सामने पहुँच गए। तभी ये ब्रिज नहीं बना था। वहाँ जब पहुँचे तो बाबा अंदर कमरे में कोठरी में बंद थे। उन्होंने उस आदमी से कहा, खूब बंद कोठरी में बैठे तो 10-12 लोग और वहाँ बैठे थे, भक्त लोग। तो उन्होंने उस अपने भक्त, ये उनका जो असिस्टेंट था या जो भी था, उसको कहा कि भाई वो जोशी परिवार आ रहा है अल्मोड़ा से, उनको यहाँ ले आओ। उन्हें कैसे मालूम, पता नहीं। वहाँ जाके एज यूजुअल जैसे सामने मुझे देखा, अंधेरे में उनकी शक्ल नहीं दिख रही थी, खाली एक सिलेट दिख रही थी, एक आकार दिख रहा था। उन्होंने ऐसे ऐसे किया। मैं जाके उनको प्रणाम किया, उनके पास बैठा। जैसे ही बैठा उन्होंने अचानक पूछा क्या करता है? मैंने कहा बाबा कुएं खोदता हूँ। नहीं खोदेगा कुएं? मैंने कहा बाबा कुएं खोदता हूँ, प्यासे को पानी पिलाता हूँ, कुएं खोदना तो अच्छा काम होता है। तब मैं, जो अभी ग्राउंड वाटर बोर्ड बन गया है उसी के पहले विभाग का नाम था एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम करता था और मेरा काम था ट्यूबवेल बनाना। नहीं खोदेगा कुएं? मैं कहा बाबा फिर क्या करूँगा? नहीं खोदूंगा तो पहाड़ चढ़ेगा, वो ऊपर ऊपर पहाड़ चढ़ेगा, सोना ढूंढेगा, चांदी ढूंढेगा। मैं कहा बाबा पर कुआं नहीं खोदेगा कह दिया मैंने। अरे साहब मैं डर गया। अच्छा, मेरे हाथ में एक बॉक्स कैमरा था, बहुत पुराना। उस बॉक्स कैमरे में फ्लैश भी नहीं था, कुछ नहीं था। कमरा बिल्कुल एकदम अंधकोप जिसको कहते हैं, एकदम खटाटोप अंधकार। मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से फ़ोटो ले लूँ बाबा की। बार बार मैं खिड़की की ओर देख रहा था, क्या कर रहा है? मैं कहा बाबा खिड़की खोल दूँ, मैं आपकी फ़ोटो लेना चाहता हूँ। नहीं खोलना। मैं कहा बाबा बाहर चलेंगे, एक फ़ोटो लेनी है। नहीं चलूँगा, तुझे खींचनी है तो यहीं खींच, नहीं तो भाग जाए यहाँ से। अब मैं सोचा कि बिना फ्लैश के कैसे फ़ोटो आएगी, कहाँ से आएगी। तो मैंने फिर उससे एक बार रिक्वेस्ट किया तो बहुत कस के नाराज़ हुए। तो मैंने साहब अंधेरे में मारे डर के शटर दबा दिया। जो फ़ोटो आई वो अभी मैं आपके साथ व्हाट्सएप में शेयर करूँगा। चमत्कार हो गया। हाँ, बिना फ्लैश के ऐसी फ़ोटो आई है, लगता जैसे कि कोई फ्लैश बाबा के मुंह पर चमका हो। तो यही एक चमत्कार ऐसा है जो मैंने एक्चुअली में उनके साथ एक्सपीरियंस किया। लोगों ने तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस अपने लिखे हैं, बताए हैं, लेकिन जो मैंने देखा वो आपको बताया। और इससे बड़ा चमत्कार ये है कि उस समय तक मेरा परिणाम नहीं आया था JSI में सिलेक्शन का। और ये है घटना जून की, और दिसंबर में मेरा परिणाम आया और मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो बाबा को कैसे मालूम था 6 महीने पहले कि मेरा सिलेक्शन हो गया था? ये भी एक चमत्कार की बात है। तो उनको सुपर नेचुरल पावर्स थी, बहुत ज़बरदस्त पावर थी, और उनको हनुमान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी अचानक कमरे में लोग घुस गए तो उन्होंने उनको हनुमान स्वरूप में देखा, विराट स्वरूप में देखा। अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनको कुछ तो शक्ति थी, अलौकिक शक्ति थी, और आज भी वो मुझे मदद करते हैं। अब आपको एक छोटा सी बात और बता दूं। ये बात है 1992 की।
हनुमान सेतु के बगल में जो नीम करोली बाबा का हनुमान मंदिर जो उसके बगल में जो नीम करोली बाबा वाला मंदिर है तब बना नहीं था, और वहाँ कुछ निर्माण कार्य हो रहा था। तो मैं ऑफिस जाते आते स्कूटर से हनुमान जी को प्रणाम करता था। कभी सोचा नहीं कि क्या बन रहा है, कुछ बन रहा होगा। तो मैंने एक दिन स्वप्न में देखा कि मैं ऑफिस जा रहा था और मंदिर को जैसे ही मैंने हनुमान जी की ओर को प्रणाम किया तो वहाँ हनुमान जी के साइड में बाबा बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे एज यूजुअल ऐसे बुलाया। मैं स्कूटर रोक के वहाँ गया तो बाबा वहाँ बैठे मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा आप यहाँ? तो उन्होंने, मेरे स्वप्न की बात है ये, उन्होंने कहा हाँ मैं तो मर गया हूँ ना। मैंने कहा हाँ अब मैं यहीं रहूँगा, इसी जगह पर रहूँगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने हाथ जोड़े और मैं चला गया। तो मैंने उठने के बाद अपनी पत्नी को ये बात बताई भी। उन्होंने कहा तुम्हारे दिमाग में बाबा जी घुसे रहते हैं इसलिए तुमने ऐसा देखा होगा। खैर बात आई गई हो गई। उस दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने वहाँ स्कूटर खड़ा किया और खड़ा करके उधर देखा तो मैंने देखा जहाँ बाबा बैठे थे वहाँ कुछ रखा हुआ है। तो मैं अंदर गया तो वहाँ एक कांच के बॉक्स में कपड़े में लपेट के एक मूर्ति रखी थी। मैं समझ गया था कि ये बाबा की मूर्ति होगी। फिर भी मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा कि ये क्या है? बोले ये बाबा की मूर्ति है और बगल में उनका मंदिर बन रहा है, ये वहाँ स्थापित की जाएगी। अब आप बताइए, जो बात मुझे नहीं मालूम थी वो उन्होंने मुझे स्वप्न से बता दी। तो ऐसी बातें हैं। अभी भी जब मैं कभी किसी मुसीबत में फंसता हूँ तो उनको ही याद करता हूँ और मेरे को वो हमेशा मदद करते हैं। अब ये शक्ति कहिए या मेरा विश्वास कहिए या जो भी बात हो, लेकिन मेरा अटूट विश्वास है। और अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।